दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में अभी तक आपने कथाकार शिवमूर्ति जी को, कथाकार देवेंद्र जी को और नाटककार राजेश कुमार जी को अलग-अलग कड़ियों में सुना है। इसके साथ ही आपने कहानी का पाठ और कविताओं का पाठ भी सुना है। इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं हमारे समय के वरिष्ठ आलोचक वीरेंद्र यादव जी। वीरेंद्र यादव जी किताबी दुनिया के दर्शकों के लिए पुराने हैं। जब हम कभी बात करते हैं कि साहित्य को कैसे देखा जाए, कैसे परखा जाए, तो हमको जिन आलोचकों की नज़र का सहारा लेना पड़ता है, वीरेंद्र यादव जी उनमें से एक हैं। वीरेंद्र यादव जी को देवी शंकर अवस्थी सम्मान मिल चुका है और अगर किताबों की बात की जाए तो उपन्यास और वर्चस्व की सत्ता, प्रगतिशीलता के पक्ष में और प्रेमचंद के को लेकर के, प्रेमचंद के किसानों को लेकर के, गोदान को लेकर उनकी जो मान्यताएं हैं, उनको साहित्य में एक अलग नज़र से देखा जाता है। आज हम लोग बात करेंगे किसानों के मुद्दे पर, जिस समय हमारे लिए ज़रूरी भी है कि जो कुछ हमारे समाज में घट रहा है, जिससे हम बखूबी परिचित हैं, उनको लेकर के हम साहित्य के बहाने जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में किसान हमारे समाज में उनकी हैसियत क्या है किसानों की, और किसानों को लेकर के हमारे जो समाज का जो मध्य वर्ग है, उसकी राय क्या है, और इस व्यवस्था को संचालित करने वाली जो शक्तियां हैं, उनका दृष्टिकोण किसानों को लेकर क्या है। वीरेंद्र यादव जी ने जो प्रगतिशीलता के पक्ष में किताब है, उसमें कुछ लेख का मैं जिक्र करना चाहता हूं और वहीं से बात हम आगे लेकर बढ़ेंगे। कहाँ है प्रेमचंद की परंपरा, और दूसरा है प्रेमचंद और किसान। सर, मैं इस बात को आपके माध्यम से जानने का प्रयास करूंगा कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों को जिस तरह से रेखांकित किया, और जो कुछ अंतिम समय तक आते आते प्रेमचंद ने किसानों का जो रूप रेखांकित किया था कि अब होरी को मजदूर बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और आज जब हम देखते हैं कि किसान आंदोलन इतने व्यापक स्तर पर और इतने लंबे संघर्ष के साथ गुजर रहा है, व्यवस्था का चरित्र भी इसके माध्यम से हमारे सामने आ रहा, और मध्य वर्ग की जो अपनी उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसकी सुविधाओं का जो एक ख्याल है या सुविधाओं को लेकर उसका जो दृष्टिकोण है, वो भी सामने आ रहा। आप आज जब किसान आंदोलन को देखते हैं तो प्रेमचंद को किस रूप में आप याद करेंगे? धन्यवाद विपिन। किताबी दुनिया के इस मंच को सुलभ कराने के लिए। आज जब किसान आंदोलन पर निगाह समूचे देश की ही नहीं, बल्कि ये कहा जा सकता है दुनिया की भी निगाह आज भारत के किसान आंदोलन पर है, तो स्वाभाविक ही है कि हम किसान समस्या, किसान आंदोलन के विगत और अभी आपने जो प्रेमचंद का जिक्र किया, तो ये संयोग है कि जिस वर्ष 2021 में हम बैठे हुए हैं, इसके ठीक 100 वर्ष पूर्व प्रेमचंद का किसान समस्या पर केंद्रित उपन्यास प्रेमाश्रम प्रकाशित हुआ था, और ये प्रेमाश्रम की शताब्दी का वर्ष भी है। और ये कहा जा सकता है, बल्कि कहा ही जाना चाहिए, कि प्रेमाश्रम किसान समस्या पर केंद्रित हिंदी का पहला उपन्यास है। प्रेमचंद की रचनात्मक चिंता के केंद्र में किसान प्रेमाश्रम में तो थे ही, इसके पूर्व 1919 में उन्होंने एक कहानी लिखी थी, बलिदान। उस बलिदान कहानी में भी किसान, खेत, लगान, बेदखली, ये समस्याएं उसके केंद्र में थी। तो प्रेमचंद का समूचा लेखन बलिदान से शुरू होकर प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान और बहुत सी कहानियों में लगातार हम देखते हैं। और उसके जो विविध पहलू हैं, यानी कि खेती का अनुत्पादक होना और किसान का मजदूर में बदलना, और वर्णाश्रम जात विभाजित समाज में धर्म द्वारा पोषित जो व्यवस्था है, उस धर्म द्वारा पोषित व्यवस्था में जो स्वयं हल पकड़ करके खेती करते हैं, यानी कि जो शूद्र किसान हैं, उनकी दुर्गति का खुलासा प्रेमचंद ने किया था। आज की जो स्थिति है, यानी कि जिस
खेती के अनुत्पादक होने की समस्या पर प्रेमचंद ने अपना वैचारिक लेखन और अपना रचनात्मक केंद्रित किया था। आज वो समस्या भिन्न रूप में हमारे सामने है, और अगर देखा जाए जो आंकड़े हैं कि 1995 से लेकर के पिछले कुछ समय के बीच में लगभग 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की है। तो ये जो आत्महत्याओं का जो सिलसिला है, इन आत्महत्याओं के सिलसिले के पीछे खेती का अनुत्पादक होना, यद्यपि इसका रूप बदला हुआ है, एक दूसरे तरह की खेती, खासकर महाराष्ट्र और आंध्रा या उस तरह के इलाकों में जहां आत्महत्याएं बहुत ज्यादा हुई हैं, वहां खेती जो है कैश उगाने की परंपरा चली है, उसका भी एक परिणाम है। लेकिन आज जो हमारे देश की राजधानी के मुहाने पर जो किसानों की मुहिम है, वो मुहिम खेती किसानी को बचाने और एक खेती की मर्जाद, प्रेमचंद के लेखन में एक शब्द मर्जाद बार बार आता है। भारत की जो कृषक व्यवस्था है, जो कृषि समाज है, जो ग्रामीण समाज है, उस ग्रामीण समाज का एक स्वरूप जो है, वो स्वरूप भी विखंडित होने को है। तो जो ये 3 बिलों के माध्यम से जो ये विरोध है, तो ये महज जो है खेती को बचाने का ही नहीं है। खेती को बचाने का तो है ही, खेत को बचाने का तो है ही, आजीविका को बचाने का तो है ही। इसके साथ साथ भारत का एक देशज स्वरूप है, उस देशज स्वरूप के नष्ट होने का भी है। और जो खतरा यानी कारपोरेट फार्मिंग का है, यानी कि जो अन्न उत्पादक के रूप में किसान जाना जाता है, तो उस अन्न उत्पादन पर खतरा है कि वो अन्न उत्पादन के स्थान पर ऐसी फसलें उगाई जाएंगी जिसकी की खपत अमेरिका में, यूरोप में या दूसरे देशों में या विश्व के बाजारों में होगी। यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, अन्न की दृष्टिकोण से हमारा भारत पर निर्भर होगा। विश्व के बाजार का पेट भरने के लिए यहाँ पर एक कारपोरेट फार्मिंग होगी और हमारे किसान और उसके खेत का एक साधन बन करके रह जाएंगे। यह बात हमारे जो है किसानों की समझ में आई। और देखिए, बार बार ये कहा जाता है कि ये कुछ क्षेत्र का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है। तो पंजाब ही नहीं है। पंजाब का मतलब है वो इलाका जहाँ हरित क्रांति हुई है, जिसने इस देश के पेट को भरा है, जिस अन्न की आपूर्ति पूरी की है, जिस इलाके में कृषि क्रांति हुई है, वो इलाका यानी कि पंजाब का इलाका, हरियाणा का इलाका, और अब हम देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये आंदोलन कितनी जड़ें पकड़ रहा है। तो इस समूचे इलाके में जो खेती का जो स्वरूप था, उस खेती के स्वरूप को नष्ट किए जाने के एक खतरा सामने है और किसानों की समझ में ये आ गया है। प्रेमचंद की आपने चर्चा से बात शुरू की, तो प्रेमचंद ने ही ये कहा था, किसान और शासक, यानी उन्होंने कहा कि शासक को खेती का लगान लेने की एक अधिकार है, लेकिन शासक और किसान के बीच में किसी तीसरे के आने का कोई मतलब नहीं है। उनके तात्पर्य कहने का ये कि शासक क्योंकि देश की रक्षा करता है और उसकी एक देश में एक नियामक भूमिका है, तो शासक और किसान के बीच में जो एक तीसरा, यानी उनका संकेत जमींदार की ओर था कि वो जो जमींदार की प्रथा है, वो जमींदारों के माध्यम से जो एक नया शोषक वर्ग आ रहा है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनका कहना था किसी तीसरे वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। आज खतरा इसी बात का है कि एक तीसरा वर्ग कारपोरेट हमारे गांव में और जो हरित क्रांति का इलाका है, जहां की पैदावार जो है इस देश के अन्न की आवश्यकता की पूर्ति करती है, उस समूचे इलाके में कारपोरेट का प्रवेश होने जा रहा है और किसान अपने मन से खेती नहीं कर पाएगा। इस बात का खतरा आसन्न है। लंबे समय में किसान की भी बेदखली होगी और उसके खेत पर उसका जो प्रभावी अधिकार होगा उसकी भी बेदखली होगी। तो प्रेमचंद का याद आना स्वाभाविक है। प्रेमचंद ने गोदान में जिस तरह से ये किया था, किस तरह से एक किसान मजदूर में बदल गया, यानी कि वो जो व्यवस्था थी, यानी होरी का किसान से मजदूर में बदलना, वो समूची प्रक्रिया प्रेमचंद ने उद्घाटित की थी
आज वो प्रक्रिया एक दूसरे रूप में हमारे सामने खतरा है। प्रेमचंद के सरोकार, प्रेमचंद ने एक निबंध लिखा था, हतभागे किसान। तो हम उस हतभागे किसान का जो उनका लेख है, या जो जो दूसरी चिंताएं हैं, आज दूसरे स्वरूप में हमारे सामने हैं। प्रेमचंद को पढ़ते हुए, प्रेमचंद का जो एक वैचारिक लेखन है उसको पढ़ते हुए, रचनात्मक लेखन पढ़ते हुए, हमें अपने दायित्व भी याद आने चाहिए। हम साहित्य समाज के लोग कि प्रेमचंद जिन सरोकारों से जुड़े हुए थे, वो खाली खेती किसानी के सरोकार नहीं थे, भारतीय समाज से जुड़ना था। आज सवाल इस बात का है कि क्या आज जो किसान आंदोलन है, जो किसान आंदोलन के सरोकार हैं, और किसान अपने हितों के आगे जाकर के बड़ी लड़ाई को लड़ रहा है। मैं समझता हूं कि उसने कारपोरेट को चुनौती दी है। तो कारपोरेट को चुनौती हमारे देश के संविधान को बचाने का भी संघर्ष है, और आत्मनिर्भरता को भी बचाने का संघर्ष है। तो किसान के इस संघर्ष में हम लेखक बुद्धिजीवी के रूप में कहाँ हैं? प्रेमचंद हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि हम इस पर विचार करें। प्रेमचंद ने सर एक और बात कही थी कि किसानों से अपने संगठन बनाने की बात कही थी कि सबके संगठन होते हैं। और जब हम आज के आंदोलन को देखते हैं तो पूरा जो आंदोलन है इस तरह से संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। सारी चीजें इस दृष्टिकोण से सामने आ रही हैं कि कहीं कोई अफरा तफरी नहीं, न कहीं कुछ ऐसा है कि कोई उस संगठन की विचारधारा से अपने आप को अलग कर रहा है, न कहीं कोई उतावलापन दिखाई पड़ता है, न कहीं ये दिखाई पड़ता कि मंच पर कोई इस तरह की अफरा तफरी हो। यानी जो सपना प्रेमचंद का अपने वैचारिक लेखन में वो बात कर रहे थे, आज कहीं न कहीं वो बात पूरे मुकम्मल रूप में हमको दिखाई पड़ रही है। और किसान ये पहली बार है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि किसान अपनी बौद्धिकता के साथ, किसान अपनी पूरी वैचारिकता के साथ सामने हैं। यानी इन्हें सवालों के लिए किसी बुद्धिजीवी के मोहताज नहीं हो रहे हैं, वो अपनी बात खुद कह रहे हैं। इस पर अगर हम इस आंदोलन को देखें तो क्या ऐसा लगता है कि हम प्रेमचंद ने जो बातें कही थी और जिस तरह का आंदोलन हमको दिखाई पड़ रहा है, उससे कुछ हम समझ सकते हैं इसके पीछे की क्या चीजें हो सकती हैं? बिल्कुल सही विपिन ने सही ध्यानाकर्षण किया। ये आंदोलन सचमुच एक संगठित आंदोलन होने के साथ साथ एक अनूठा आंदोलन है। आप देखिए कि इस आंदोलन ने जो आज मीडिया है, जिसका कि एक बड़ा हिस्सा गोदी मीडिया में बदल चुका है, उस गोदी मीडिया या उस मीडिया के भरोसे न रह करके, यानी उसने अपना एक जो है अखबार भी निकालना शुरू किया, ट्रॉली टाइम्स। जो खबरें हम लोग सुन रहे हैं, जो दृश्य हम देख रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, जहां किसानों का जमावड़ा है, कि वहां पर जिस तरह से एक सांस्कृतिक रूपांतरण हो रहा है, वहां पर जिस तरह के गीत, जिस तरह की प्रस्तुतियां, जिस तरह के नारे, जिस तरह के चित्र, यानी आप देखें वहां पर भगत सिंह का तो चित्र है ही, वहां पर अंबेडकर का भी चित्र है, वहां फुले का भी चित्र है। तो ये आंदोलन जो है, मैं समझता हूं कि गुणवत्ता की दृष्टि से एक नई वैचारिकता का भी आंदोलन है। और इसमें देखिए सैकड़ों संगठनों का इसमें जुड़ा हुआ है। उन सैकड़ों संगठनों का जो एक 40 संगठनों का जो एक बना हुआ है, जो एक संघर्ष समिति बनी हुई है, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि जो है किसी भी तरह का खींचतान, अफरा तफरी या इस तरह का नहीं है। और दूसरी ये बात देखिए कि स्वाधीनता आंदोलन के बाद, यानी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जो अहिंसा की बात कही थी, जो अनुशासन की बात कही थी, वो हम इसमें जो है उसका क्रियान्वयन देख रहे हैं। आजादी के बाद हम लोगों ने बहुत से आंदोलन देखे, मजदूरों के भी आंदोलन देखे, दूसरे संघर्षशील जमातों के भी आंदोलन देखे, लेकिन उन आंदोलनों की परिणति इतनी शांतिपूर्ण, इतनी अनुशासनात्मक, इतनी अहिंसात्मक नहीं थी। 6 फरवरी को जो चक्का जाम हुआ, उस चक्का जाम के दौरान जिन क्षेत्रों में चक्का जाम किया था, वहां पर जो ट्रक खड़े थे, वहां पर जो ट्रैफिक रुका हुआ था, उस ट्रैफिक को पानी पिलाना, उसको जो है एक जिसे कहा जाए कि आवश्यक चीजें मुहैया कराना,
और उनसे क्षमा याचना की मुद्रा में होना कि हम अपनी मांगों के लिए हम एक आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन से जो असुविधा हुई उसके लिए हमें खेद है। तो यह मुद्रा अपनाना, देखिए ये है कि जो 26 जनवरी जो योजना थी किसानों की कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और ट्रैक्टरों का जुलूस निकलेगा जो कि दिल्ली के बाहर बाहर का जो रूट तय हुआ था उस रूट पर निकलेगा, और वैसा हुआ भी। यानी उन इलाकों में जो खबरें नहीं आई कि वो ट्रैक्टरों का जुलूस निकला और जो है सड़कों पर खड़े हुए लोगों ने उस पर फूल वर्षा की, उन्हें पानी पिलाया, उनका स्वागत किया, यह सब हुआ। लेकिन लाल किले पर जो एक घटना हुई, उस लाल किले की घटना की ओट में किसानों का जो एक अनूठा आंदोलन था, एक जो नए किस्म का आंदोलन था, उसकी खबरें जो है ओझल हो गई। तो हमें दो बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। एक तरफ किसानों का ये पूरा एक नए किस्म का आंदोलनकारी चेतना, उसकी भूमिका। देखिए 2 दिन 4 दिन या 6 दिन कोई आंदोलन खींचे और संगठित ढंग से खींचे, वो तो समझा जा सकता है, लेकिन 75 दिन और जाने कितने दिन अभी आगे चलेगा, इस पूरे दौरान जो है जो आंदोलन जिस शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और उस आंदोलन को तितर-बितर करने के लिए, उस आंदोलन में एक जिसे कहा जाए कि उसको जो है सैबोटाज करने के लिए के जिस तरह से प्रयास हुए, चाहे वो सिंघू बॉर्डर पे हो, गाजीपुर बॉर्डर पे हो या टिकरी बॉर्डर पे हो, हम लोगों ने देखा कि हर जगह पर कुछ नागरिकों की आड़ में, नागरिकों का बहाना लेकर के कि भाई ये स्थानीय लोग हैं और ये सड़कें खाली कराना चाहते हैं, शासन सत्ता वर्ग और उसकी पार्टी के लोगों ने एक हमलावर मुद्रा में जाकर किया। और उस हमलावर मुद्रा के बाद, खाली मुद्रा ही नहीं, उनके द्वारा हमला करने के बाद भी किसानों ने जिस तरह से आत्मरक्षा की मुद्रा में अपनी रक्षा की और किसी भी तरह की आक्रामकता से बचे, ये अपने आप में बड़ी बात है। और यहाँ यह भी मैं फिर इसको ध्यान दिलाऊंगा, अभी जिस तरह से इस आंदोलन को तरह तरह का नामकरण किया गया, देखिए चाहे स्वाधीनता आंदोलन हो, चाहे एक अन्ना का ही आंदोलन ले लीजिए, चाहे वो आंदोलन हो या निर्भया आंदोलन हो, इन सारे आंदोलनों में देश के जो नागरिक संगठन हैं, जो बौद्धिक संगठन हैं या सांस्कृतिक संगठन हैं, इन सबका जुड़ाव होता है। लेकिन हमारे देश की संसद में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यानी ये इस तरह के आंदोलनों में जो एक सहयोगी भूमिका का निर्वाह करते हैं, जो संगठन, जो व्यक्ति, उन्हें आंदोलनजीवी करार दे करके उनकी अवहेलना और उनके प्रति एक हेय दृष्टि का प्रदर्शन किया इस सत्ता के शीर्ष पद। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रश्न इस बात का है कि इस देश में जो जनतांत्रिक अभिव्यक्ति के तौर तरीके हैं, उस अभिव्यक्ति के तौर तरीकों का शानदार उपयोग जो है इस किसान आंदोलन ने किया, इस किसान आंदोलन ने राह दिखाई। देखिए चौरी चौरा आंदोलन का शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। चौरी चौरा में एक हिंसा हुई थी और उसके बाद जो है गांधी जी ने जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। हमारा जो किसान आंदोलन है, जिस किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, उस किसान आंदोलन ने भी जो लाल किले में जो घटना हुई, उस घटना में वो शामिल नहीं थे, उनकी वो जमातें नहीं शामिल थी, लेकिन आंदोलन उनका था और उस आंदोलन में वो इतनी सतर्कता का निर्वाह नहीं कर पाए कि उनके नाम पर कुछ दूसरे लोग वहां जाकर के इस तरह की अराजक स्थितियां पैदा करें। उसके लिए किसान आंदोलन ने खेद प्रकट किया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि योगेंद्र यादव, जिनका कि किसान संगठन है जो इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके घर के सामने, उनके अपार्टमेंट के सामने वो मध्यवर्ग जो खाया पिया अघाया मध्यवर्ग, जो एंग्लिसाइज्ड मध्यवर्ग है, जिसे कहा जाए कि उच्च मध्यवर्ग है, उच्च मध्यवर्ग के लोगों ने, उसकी महिलाओं ने वहां पर उनके घर के सामने प्रदर्शन किए और जिस तरह के नारे लगाए, जिस तरह से उनके चित्रों को पुतला बना करके जलाया, ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में संवैधानिक तरीके से
प्रतिरोध का, विरोध का, आंदोलन का अधिकार सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि दो बातें हैं। किसान तो एक मिसाल कायम कर रहे हैं आंदोलन की, कि किस तरह से आंदोलनों को किया जाना चाहिए। एक बार फिर गांधी का जो एक दिखाया हुआ रास्ता था, उस गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर कोई बौद्धिक समाज नहीं, यानी जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ समाज है, उस समाज ने उस रास्ते को दिखाया। और दूसरी तरफ जो जनता की प्रतिनिधि सरकार अपने आप को कहती है, वो सरकार इस आंदोलन को कुचलने में या इस आंदोलन की अवमानना करने में उसी मुद्रा में है जिस मुद्रा में एक जमाने में किसी मिल के या किसी फैक्ट्री का कोई दबंग मालिक हुआ करता था और उसमें मजदूर आंदोलन में फूट करा करके और तरह तरह का एक दुष्प्रचार करके उस आंदोलन की जो बदनामी किया करता था, या गली मोहल्ले का कोई दबंग जिस तरह से अपनी दबंगई के आधार पर अपनी बातें मनवाता है। आज जो शासन सत्ता है, इस आंदोलन की जो उचित मांगे हैं उन पर विचार करना तो छोड़, वो बार बार बात को दोहरा रहे हैं और एक जिसे कहा जाए कि पूरे अहंकार के साथ दोहरा रहे हैं कि बिल तो वापस नहीं होंगे, कुछ सुधार किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस आंदोलन ने आंदोलन का नया स्वरूप दिखाया, तो वहीं इस आंदोलन ने सत्ता का एक निर्मम और विकृत स्वरूप भी हमारे सामने पेश किया। सड़कों पर कीलें लगाई गई हैं, सड़कों पर पत्थर रखे गए हैं, रास्ते बंद किए गए हैं, यानी कि राजधानी जाने के रास्ते बंद। अभी तक आज तक ऐसा नहीं हुआ था। पुलिस जो है आंसू गैस के द्वारा या दूसरे लाठीचार्ज के द्वारा या दूसरे साधनों के द्वारा नियंत्रित करती थी जलसे जुलूसों को, लेकिन यह पहली बार है कि रास्तों को इस तरह से स्थायी रूप से, यानी कि अस्थायी रूप से कोई अवरोध किया जाए वो बात तो है, लेकिन पूरे पूरे रास्तों को बंद किया जाना, खाई खोद दिया जाना, सड़कों को खोद दिया जाना, बुलडोजर चला दिया जाना, यह पहली बार हुआ है। और मैं समझता हूं कि एक ये भारतीय जनतंत्र को इस तरह की जो एक सत्ता के द्वारा इस तरह के जो अवरोध किए गए हैं, जो जनतांत्रिक आंदोलनों पर जो एक जिसे कहा जाए नकेल कसी जा रही है, इससे भारत की छवि जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत धूमिल हुई। सर, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आजादी के बाद जो साहित्य लिखा गया है, क्या उसमें कहीं आपको ऐसे किसी उपन्यास की आपको याद आती है जहां पर किसान अपने सवालों को लेकर के उनके अंदर की जो प्रतिरोधी चेतना है उसकी झलक आज के आंदोलनों से कहीं जुड़ती हुई मिलती है? देखा, आजादी के बाद तुरंत दो उपन्यास मुझे याद आते हैं। 1952 में बाबा नागार्जुन का उपन्यास बलचन्मा प्रकाशित हुआ था और 1954 में रेणु का मैला आंचल प्रकाशित हुआ था। बाबा नागार्जुन का बलचन्मा प्रकाशित हुआ था, उसकी कथा भूमि 1936 तक है, लेकिन उस कथा 1936 तक की कथा भूमि के केंद्र में खेतिहर मजदूर का आंदोलन है। यानी कि एक खेतिहर मजदूर और किसान, जो उसकी एक थोड़ी सी जमीन है, उसकी छोटी सी जोत है, उस छोटी सी जोत पर किस तरह से जो है निगाह है, किस तरह से उसको छीने जाने का दुष्प्रयास है और किस तरह से अपनी जमीन बचाने के लिए वो जो है दूसरे जो खेतिहर मजदूर हैं उन सब की एकता बनती है, संघर्ष बनता है। उस उपन्यास के केंद्र में बालचंद्र है, वो उसका प्रतिनिधि है उस संघर्ष का, बावजूद इसके कि एक काल जो है 1936 तक है। दूसरा यानी कि जो मैला अंचल है, मैला अंचल में भी देखिए ये है जमीन उसकी जो जोते, ये बाकायदे उसमें नारा है। उसका जो पात्र कालीचरण है, जो समाजवादी, जो सोशलिस्ट है, समाजवादी है, और उसके नेतृत्व में जो वहां पर किसानों की सभाएं होती हैं जो होती है, और फिर जो आदिवासियों से संघर्ष होता है, उसके केंद्र में जमीन ही है। ये दो शुरुआती दौर के जो उपन्यास हैं, इन उपन्यासों में जो एक कहा जाए कि जमीन की समस्या, तो जमीन की समस्या इसके केंद्र में है। लेकिन ये स्वीकार करना होगा
कि इसके बाद के जो उपन्यास हैं उनमें कुछ उपन्यास ऐसे हैं कि जिनके के केंद्र में ग्रामीण जीवन है। जैसे कि मार्कंडे का उपन्यास अग्निबीज है, उसके केंद्र में भी है, लेकिन वो उसका भी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान का ही है, कुछ गांधीवादी आंदोलन और इन सारी चीजों को लेकर के है। तो मार्कंडे जी की कुछ कहानियां हैं जी जिनमें है ये। इस दौर की कुछ कहानियां ऐसी जरूर रही हैं जिसमें पंकज मित्र की कुछ कहानियां हैं, सुभाष चंद्र कुशवाहा की कुछ कहानियां जी हैं, जिसमें कि आज के दौर जी के एक किसान आंदोलन की या इसकी झलक मिल सकती है। सत्यनारायण पटेल का उपन्यास है गांव भीतर गांव। कुछ रचनाएं तो हैं, लेकिन ये रचनाएं जो हैं इन्हीं गिनी रचनाएं हैं। और दूसरा है संजीव के उपन्यास फांस का भी नाम लेना चाहूंगा कि किसान आत्महत्याओं पर केंद्रित वो उपन्यास फांस है। महाराष्ट्र के जो किसान हैं उनके आत्महत्याओं को लेकर के लिखा हुआ किसान है। लेकिन ये रचनाएं बहुत कम हैं। मैं समझता हूँ कि ये इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हिंदी साहित्य की जो मुख्य धारा है, हिंदी साहित्य की मुख्य धारा के केंद्र में आज किसान नहीं है। किसान हाशिए पर है और उसकी समस्याएं भी हाशिए पर है। हम आप देख रहे हैं इस बात को व्यापक रूप से हमारा जो लेखक समुदाय है, लेखक संवर्ग है, नैतिक रूप से किसान आंदोलन के साथ में है। हमारे जो लेखक संगठन है, उन लेखक संगठनों ने भी अपनी जो है एकजुटता प्रकट की है इस किसान आंदोलन के साथ। लेखक संगठनों के प्रतिनिधि भी आवाज नहीं आ रही है किसान इस मोर्चे पर गए हैं। इधर। सर, ये जो जब से किसान आत्महत्याओं के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ये संख्या लाखों में पहुंच चुकी है, इस तरह का जो ये घटनाक्रम है, इसको देखते हुए जो हमारा मध्यवर्गीय समाज है, जो बार-बार अपने वेतन आयोग को लेकर के चिंतित होता है, लेकिन जैसे किसानों की फसलों के दाम, सब्जियों के दाम बढ़ते हैं या उनकी फसलों के दाम बढ़ते हैं, वैसे ही कुछ अलग तरह की बेचैनी हमको दिखाई पड़ने लगती है और हमारी बातचीत में उस महंगाई का जिक्र होने लगता है। अपने वेतन आयोग की लेकर चिंताएं करते हैं, लेकिन किसान कहीं हमारी चिंता में नहीं होते हैं। जबकि हम बार-बार अपने संबोधनों में या यूँ कहें कि बातचीत में किसानों के देश की बात और गाँवों की बात हम बार-बार करते हैं और कई बार बड़ा उसको रोमांटिक भावबोध में भी कहते हैं। क्या साहित्य में जो गाँव दिखाई पड़ रहा है, वो वास्तव में जो गाँव है उसका सही तरीके से प्रतिनिधित्व करता है या हमारे दिमाग में जो गाँव बना हुआ है उसकी झलक वहाँ पर मौजूद है? आज जो गांव कुछ कृतियों में आया है, उसमें अधिकांश में स्मृतियों से रचा हुआ गांव है। यानी कि आज का गांव, आज के जी गांव की जो उसकी समस्याएं हैं वो कम कृतियों में आ पाई हैं। अब ये बात करते हुए मुझे दो उपन्यास याद आते हैं। एक मदन मोहन का नया उपन्यास जहां एक जंगल था, और दूसरा रामधारी सिंह दिवाकर का एक उपन्यास, अभी नाम याद आ जाएगा। लेकिन इन दोनों उपन्यासों जी में शहर में जिस व्यक्ति ने सारा जीवन अपना शहर में बिताया है, वो सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गांव जाता है और उससे जो दुश्वारियां उसके सामने आती हैं, जो गांव का थोड़ा बदला हुआ स्वरूप है, वो आता है सामने। आज गांव का जीवन कितना जो है पहले की अपेक्षा एक जिसे कहा जाए कठिन भी हो गया है, और पहले जैसी सामूहिकता नहीं रही, और एक नए किस्म की एक जो है समस्याएं हैं गांव में आज के। तो ये इन दोनों उपन्यासों में आए। लेकिन गांव की जो बदली हुई तस्वीर है, यानी कि एक तीसरा उपन्यास में देखिए इसी समय याद आ गया हमें, अग्निलीक उपन्यास ऋषिकेश सुलभ का है। ऋषिकेश सुलभ का उपन्यास अग्निलीक जो है उसमें भी है, उसमें भी गांव है, आज का गांव है। लेकिन आज के गांव की जो एक गहन समस्या है, इन तीनों उपन्यासों जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ये तीनों उपन्यासों में एक शहरी व्यक्ति के द्वारा जो वो गांव जाता है और गांव को उस निगाह से देखता है। तात्पर्य कहने का ये है कि समूचा एक सम्यक यथार्थ, यानी कि जैसा गोदान है, मैला अंचल है या धरती धन अपना है,
इस तरह के उपन्यास इस दौर में नहीं लिखे जा रहे हैं जिसमें कि समूचा ग्राम जीवन और ग्रामीण यथार्थ अपने बदले स्वरूप में हमारे सामने हो। तो एक खंडित यथार्थ तो हमारे सामने है, लेकिन एक समूचा यथार्थ जो है उसका कारण हो सकता है। उसका कारण यह है कि बहुत से ऐसे लेखक जिनकी की ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है, लेकिन अब वो शहरों में आने के कारण उनका उस तरह से एक संवाद या उनका जो है गांव के यथार्थ के प्रति उनका जो है दृष्टिकोण न बन पाया हो और स्मृतियों से ही गांव रचते हैं। ये एक मुझे लगता है समस्या है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो हिंदी की मुख्य धारा में गांव को लेकर के कम चिंताएं व्यक्त हो रही हैं, जो कम लेखन किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारा लेखक जो है मध्य वर्ग में का तो ज्यादातर ही है, लेकिन मध्य वर्ग के साथ साथ उसकी दृष्टि भी मध्य वर्गीय होती जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। जिन गांवों को रचता भी है तो उसमें कहीं न कहीं से मध्य वर्गीय दृष्टि भी आती है और वो उस लेखन से थोड़ा विमुख भी होता जा रहा है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जिस तरह से हमारा किसान आंदोलन चल रहा है और उसको रोकने के लिए या यूं कहें कि उसको मजबूर किया जा रहा है कि कैसे भी इसको खत्म किया जाए, उनका जो नैतिक बल है उसको खत्म किया जाए, चाहे उनके पास सुविधाएं न पहुंच पा रही पहुंचाने की बात हो, या यूं कहा जाए कि इतना खौफ बैठाया जा रहा है जिस तरह का मंजर दृश्यों में दिखाई पड़ रहा। क्या ऐसे सत्ता का या ऐसी व्यवस्था का चरित्र इसके पहले कभी देखने को मिला है कि जो हम सीमाओं पर सीमाओं की कहानियां सुनते हैं या कुछ फिल्मों में दृश्य देख पाते थे, आज वो सब कुछ बहुत आसानी से हमको देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जो आंदोलन सीधे सीधे सरकार से हुए हैं उनमें सरकारों ने जी दमन का ऐसा रास्ता जो है नहीं अपनाया है। एक एक जो है जो रेल हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई थी, उस हड़ताल में भी नेताओं की गिरफ्तारियां और ये तो सब कुछ हुआ था, लेकिन जो है एक इस तरह का दमनकारी रास्ता जिससे कि एक जिसे कहा जाए कि आम आंदोलनकारी का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, इस तरह की दमनकारी वृत्ति जो किसी आंदोलन में दिखाई नहीं पड़ी। मुझे लगता है इसका कारण ये है कि ये आंदोलन जो है प्रकट रूप से तो सरकार या सरकार की नीतियों के खिलाफ है, लेकिन सरकार के साथ जो एक हमजोली कारपोरेट वर्ग है, वो कारपोरेट वर्ग के हितों की रक्षा रखवाली में सरकार जिस भूमिका का निर्वहन कर रही है, उस भूमिका का निर्वहन करते हुए सरकार को इतनी दूर तक जाना पड़ रहा है जितनी दूर तक एक चुनी हुई सरकारें या जनतांत्रिक सरकारें नहीं जाती थी या जिनको नहीं जाना चाहिए। यह एक सीधे सीधे यानी कि सरकार इसमें बिचौलिए की भूमिका में है और असली संघर्ष किसानों का कारपोरेट से है। और अंग्रेजी में जो एक मुहावरा कहा जाता है कि फाइट टू फिनिश, तो ये फाइट टू फिनिश दोनों के लिए है। यानी ये सरकार भी ये सोच रही है कि अगर इस आंदोलन को हम रोक न पाए, इसका दमन न कर पाए, इसको जो है पूरी तरह से नेस्त नाबूद न कर पाए, तो ये जो है सरकार के लिए ही ये आंदोलन चुनौती बनने वाला है। क्योंकि अगर हम देखें कि विगत कुछ वर्षों में जो आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों को, चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो, जेएनयू का हो, जामिया का हो, नागरिक अधिकारों का आंदोलन हो, शाहीन बाग का आंदोलन हो, ये सारे आंदोलन किसी न किसी रूप में इन आंदोलनों को सरकार ने अपनी दुर्लभ संधि द्वारा इनका दम तोड़ने के लिए विवश किया है। लेकिन यह पहला आंदोलन है, किसान आंदोलन, जो कि समय बीतने के साथ एक जिसे कहा जाए कि इसमें नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा आ रही है। और विपिन, ये देखो, ध्यान देने की बात है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में जो खाप पंचायतें हुई हैं, तो गांव गांव में जो जमावड़े हुए हैं, हजारों हजार के जमावड़े हुए हैं, लाखों लाख के जमावड़े हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी परिघटना है। अगर हम लोग याद करें तो अभी तो कुछ ही महीने पहले की तो बात है
कि हाथरस में जी सवर्ण समाज की पंचायत हो रही थी। किस बात के लिए हो रही थी? सवर्ण समाज की जी पंचायत जी दलित समाज के युवती के बलात्कार के जो अपराधी थे, उन अपराधियों की रक्षा के लिए हो रही थी। जी आज क्या स्थिति है? आज उन्हीं, वही हाथरस, वही बदायूं, वही जो आसपास का जो इलाका है, उस आसपास के इलाके की जो पंचायतें हो रही हैं, उन पंचायतों में मुद्दा क्या है? उन पंचायतों का जो मुद्दा है, उस मुद्दे के साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं, सारी जातियों के लोग जुड़े हुए हैं, और वो एकता सुनिश्चित हो रही है किसान हितों की रक्षा के लिए। तो इस आंदोलन ने ये जो एक, जिसे कहा जाए कि दरार थी, जो पिछले दिनों जो है ये दरार पैदा की गई थी, और इसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम की बात, यानी जिस मुजफ्फरनगर में 2013 के हिंदू मुस्लिम संघर्ष के बाद जो बंटवारा हो गया था, जिसका कि 2014-2019 के चुनाव में भाजपा को और हिंदुत्ववादी शक्तियों को फायदा हुआ था, उसका ध्रुवीकरण करके हिंदू और मुसलमान में, आज वहां पर भी उन पंचायतों में और उन किसान संगठनों का जो एक जमावड़ा हो रहा है, उसमें मुस्लिम जमात भी शामिल है। यानी कि हिंदू और मुस्लिम, दलित और सवर्ण, इन सारे लोगों की एकता दिखाई पड़ने लगी। तो मैं समझता हूं कि ये संकेत बड़े संकेत हैं, और हरियाणा में भी। तो मैं समझता हूं कि ये आंदोलन जो है बहुत दूरगामी संकेतों वाला आंदोलन है। और ये पहली बार, देखिए 1991 के बाद, यानी जब से निजीकरण, उदारीकरण की नीतियां भारत सरकार ने अपनानी शुरू की, पहले कांग्रेस के नेतृत्व में, और भाजपा ने तो उसको और तेजी के साथ जो है उसको अमल में ला रही है। उसके बाद किसान आंदोलन पहला आंदोलन है जिसने कि उन नीतियों को चुनौती दी है, उस कारपोरेटीकरण की नीतियों को चुनौती दी है। तो ये आंदोलन खेती किसानी की रक्षा के लिए तो है ही है, लेकिन जो नई आर्थिक उदारवादी जो नीतियां हैं, जिसकी की नकेल कहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ है, विश्व बैंक के साथ है, विश्व बाजार के साथ है, जिस पर जो है भारत सरकार हस्ताक्षर किए हुए हैं, जो सहमत की हुई है, दी हुई है, उन पर भी एक, जिसे कहा जाए कि ये किसान आंदोलन जो है एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। तो इस आंदोलन का एक अगर देखा जाए तो इस आंदोलन का स्वरूप, इस आंदोलन के लक्ष्य, और इस आंदोलन की जो एक भारतीय समाज में जो एक दूरगामी भूमिका है, उस पर ध्यान दिया जाने वाला है, और ये भारत की राजनीति को और भारत की सामाजिक दिशा का भी निर्धारण करने वाली सर, एक इसी से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल है। है। हाँ जब हम किसान और किसानी का चला रहे हैं तो उसमें कविताएं हमको बहुत मिल रही हैं, लेकिन हाँ हाँ कहानियों की सही। संख्या और उपन्यासों की संख्या बहुत कम है। और हाँ सही खास बात। तौर से मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि जैसे चाहे आप विष्णु खरे को उठाइए, पूनम तोषावण को उठाइए, यानी जितने भी बड़े कवि हैं, उन्होंने किसी न किसी संग्रह में उनकी कुछ कविताएं किसानों पर, गांव पर मिल जाएंगी। लेकिन इसी बात को जब हम कहानियों के माध्यम से समझना चाहते हैं, उनका एक बंटवारा दिखाई पड़ता है कि वहां पर या तो किसान है तो किसान पर बात करेंगे वो, नहीं तो फिर एक मध्यवर्गीय समाज की ही कहानी कही जा रही। विधाओं का जो ये रूप हमारे सामने आ रहा, जबकि एक और बात इसी से जुड़ी हुई है कि हम कविता की मृत्यु की बात, कविता को हम समाज में जो उसकी उपस्थिति ना रह जाने की बात हम बार बार करते हैं। लेकिन इस आंदोलन में भी एक बात है कि सबसे अधिकतम जो चीजें गाई जा रही हैं, जिनको वहां पर नारेबाजी की जा रही है, वो कविताएं साथ दे रही हैं। हाँ सही है। इसका मतलब सर, एक मुझे ये भी लग रहा है कि जो साहित्य का दायरा बना हुआ था, उनको भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ नए सिरे से समझने की या जानने की जरूरत है। आपकी क्या राय है? इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जो लेखक एक मध्यवर्गीय समाज का प्राणी आज हो गया है, हिंदी समाज का, और अनुभव उसके जो है क्षीण होते जा रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभवों से लैस नहीं है, और इस कारण जो है इल्मी लेखन ज्यादा हो रहा है।
है, जिसे कहा जाए कि एक बौद्धिक लेखन, यानी कि एक जो है काल्पनिक सोच विचार के तो मध्यवर्गीय जीवन या उसके इर्द गिर्द रची बुने जाने वाली रचनाएं ज्यादा आ रही हैं, और जो जमीनी स्तर का जो यथार्थ है उस यथार्थ से मैं समझता हूं कि लेखक जो है बच भी रहा है, और दूसरे ये है कि वो उसके अनुभव की सीमा से बाहर भी होता जा रहा है। तो आज जरूरत इस बात की है कि इस बात को रेखांकित किया जाए कि हमारा जो साहित्य है, हमारे जो उपन्यास हैं या जो हमारी कहानियां हैं, उनके सरोकारों के केंद्र में जो बृहत्तर भारतीय समाज है, वो बृहत्तर भारतीय समाज जो है मतलब जिस मात्रा में, जिस तरह से उपस्थित होना चाहिए उस तरह से उपस्थित क्यों नहीं है, इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए। और चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, मैं समझता हूँ कि एक वैचारिक लेखन की भी ये भूमिका है कि जो साहित्य की जो यह प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा यह है कि जो ग्राम केंद्रित लेखन किया भी जा रहा है, जो हुआ भी है, मतलब पिछले वर्षों में जो हुआ है, उस पर चर्चा बहुत कम होती रही है। वो चर्चा के दायरे में या विचार के दायरे में नहीं रहा है। यहीं पर ये बात यह भी है कि देखिए, सांप्रदायिकता को लेकर के लेखन जो है काफी होता रहा है इन दिनों, लेकिन सांप्रदायिकता के अलावा चाहे वो जातिगत शोषण की बात हो, चाहे ये खेती किसानी की बात हो, ग्राम समाज की बात हो, यानी कि जो एक जमीनी यथार्थ है, यानी कि जो जाति और वर्ण की समस्या है, या खेती किसानी का जो यथार्थ है, जो ग्राम यथार्थ है, ये एक जिसे कहा जाए कि एक जमीनी यथार्थ है। लेखन का और खास करके कहानी और उपन्यास का जमीनी यथार्थ से एक जीवंत रिश्ता कायम होना एक बहुत आवश्यक है। और मैं इस बात को बार बार दोहराता रहा हूँ और कहता रहा हूँ कि इसके लिए थोड़ा सा एक जो है नैतिक साहस की भी आवश्यकता है, और एक जोखिम की भी आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जोखिम भी है इस तरह के लेखन में, और उस तरह का जोखिम उठाने के लिए जो हमारे जो कथाकार हैं, उन्हें आगे आना होगा, और हमें इस बात की एक बहस अपने बीच चलानी होगी। और देखिए, एक बात मैं यहाँ यह भी कहना चाहूंगा कि हम लोग जिस सोशल मीडिया पर हम बात कर रहे हैं, उस सोशल मीडिया पर मुझे तो लगता है कि शायद ये अकेला प्लेटफॉर्म है खेती किसानी, जिसने की जो है, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे राहुल हो, या चाहे दूसरे हैं, उन सब पर चर्चा की, कुछ खेती किसानी से जुड़ी कहानियों की चर्चा की, कुछ रचनाओं की बात की, कुछ कविताओं की बात की, यानी कि उस खेती किसानी या उन चीजों को लेकर के एक अकेला प्लेटफॉर्म है, एक अकेला मंच है जिस पर ये बातें हो रही हैं। और इस दौर में सोशल मीडिया पर इतने मंच पैदा हुए हैं, उन सारे मंचों पर साहित्य की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन उस साहित्य की चर्चाओं के बीच भी यह चर्चा सिरे से गायब है। ये किसान समस्या या किसान आंदोलन या किसान से जुड़ा हुआ साहित्य, उसकी उपस्थिति या उसकी अनुपस्थिति, इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं है। मुझे आज तक मतलब बहुत से इस सोशल मीडिया पर जो कार्यक्रम हुए हैं, उन सब में मैं शरीक होता रहा हूँ, शिरकत करता रहा हूँ बहुत से कार्यक्रमों के लिए, लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म ने, किसी एक मंच ने आज के पहले मुझसे ये नहीं कभी कहा कि किसान के मुद्दे पर या ग्रामीण मुद्दों पर लेखन पर कुछ बात की जाए। ये बात करने का अवसर मुझे पहली बार मिल रहा है। ये बात अलग है कि कुछ मंचों पर हमने प्रेमचंद के बारे में बात की या रेणु के बारे में बात की, और प्रेमचंद और रेणु के बारे में बात करते हुए हमने उसमें ग्रामीण जीवन की भी बात की, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं इस बात को थोड़ा सा एक चिंता के साथ रेखांकित करना चाहता हूं कि हमारे इतने सोशल मीडिया पर हमारे इतने मंच हैं, लेकिन उन मंचों पर हमारे सरोकारों के बीच से ये चीजें जिस तरह उपस्थित होनी चाहिए थी, वो उपस्थित नहीं है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह जो कमी है, इसको जो है
पूरी करने के लिए, इस अनुपस्थित को उपस्थित करने के लिए हमें जो है एक प्रयास करने चाहिए और एक पहल करनी चाहिए। सर, किताबी दुनिया की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मंच के साथ अपने विचार साझा किए और किसानों के मुद्दों को लेकर के जिस तरह से आपने बात कही, उससे आपके सरोकार बार-बार किताबी दुनिया के दर्शकों तक पहुंचते हैं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम जब भी जन सरोकारों की बात करें, तो उसमें आप जैसे विद्वान हमारे साथ ज़रूर रहें और इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और किताबी दुनिया के दर्शकों को भी आपके ज्ञान से लाभ मिलता है। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विपिन। आज खेती किसानी के इस मंच से पर ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।